क्या कुछ इस बार माहौल है बीजेपी का? पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। लगातार यहाँ पे जीत हासिल करते आए हैं, इतना विकास किया है आपने। जितने भी लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्य किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमसे कहा कि साहब अपने थानों में आप स्वागत कक्ष बनाओ। हमने उनके स्वागत कक्ष बना दिए। वहाँ स्वागत कक्ष में फरियादी नहीं, गुंडे बैठ के दारू पीते हैं। ये स्थितियां आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार की है। हालात ये है कि राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, तो हालांकि अब तो कर भी सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों पर क्या जवाब देंगे? ये जवाब तो देकर जाए कि 5 साल तक जो आपने जो जितने भी घोषणाएं वादे कर रहे हो 3 महीनों के अंदर ही क्यों कर रहे हो, और जो आपने पुराने वादे किए, जो घोषणाएं की, वो आज भी 5 साल में भी क्यों पूरी नहीं हुई? नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कोटा में नेताजी का रिपोर्ट कार्ड हम कर रहे हैं। कोटा में 6 विधानसभा सीटें हैं। कोटा उत्तर का हमने कर लिया है। कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें, संदीप शर्मा वहां पे काबिज हैं, अपना गढ़ बनाए हुए हैं बीजेपी का। तो सर, क्या कुछ इस बार माहौल है बीजेपी का कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें? देखिए, इस समय तो पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कांग्रेस की अराजकपूर्ण भ्रष्टाचारी सरकार, जिसने पूरे 5 साल तक वादा खिलाफी करी, घोषणाओं के अंबार लगा दिए, और अंत में भी जबकि सरकार को जाने के अब 2 या 3 महीने हो गए, उस समय भी झूठी घोषणाएं, मोबाइल वितरण को लेकर 1.5 करोड़ महिलाओं को बहकाया, पर उनको मोबाइल नसीब नहीं हुए। और जो राशन लोगों को मिल रहा था, उसमें भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखी गई। जिस तरीके से राशन किट ठेके पर दिए गए, और वो पूरा राशन बिल्कुल घटिया क्वालिटी का राशन लोगों के वितरित किया गया, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो जितने भी घोषणाएं वादे रहे हैं, तो वो ये सरकार पूरी तरीके से बिजली बिल माफ़ी की बात की गई, और बिजली बिल माफ़ी के साथ साथ लोगों के जो है फ्यूल सरचार्ज लगा दिए गए। जिन लोगों के बेचारों के 1500 रुपये बिल आता था, उनको फ्यूल सरचार्ज की वजह से 4000, 5000, और बड़े औद्योगिक घरानों को तो लाखों रुपए देने पड़ गए। और इन सारी चीज़ों से, और साथ ही साथ महिलाओं के प्रति जो अत्याचार राजस्थान भर में हुआ, चाहे वो दलित महिला हों, चाहे वो नाबालिग महिलाएं हों, निश्चित रूप से इतना चिंताजनक रहा। और उसके बाद जब विधानसभा में बार बार हमने ये बात उठाई कि अपने कानून व्यवस्था आप सुधारिए, तो मंत्रियों का कहना था कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो इतना दुखद ये पूरे 5 साल लोगों के लिए रहे हैं, युवाओं के लिए रहे हैं। रीट में नकल को लेकर हम देखें तो मेरे ख्याल से इस पूरे देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिन्होंने युवाओं के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करी होगी। अपने ही परिवार में से आरएएस बना दिए डोटासरा जी ने, और जितने भी इन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त करे परीक्षाओं को लेकर, उन परीक्षाओं में भी सब में नकल हुई, और सब में जो है खुलकर भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे रहे, और उस जुगत के चक्कर में खुलकर भ्रष्टाचार की छूट विधायकों को और मंत्रियों को दी गई, क्योंकि अगर उन पर अंकुश लगता तो निश्चित रूप से उनकी कुर्सी चली जाती। तो इस को लेकर इन्होंने विधायकों को 35-35 दिन तक एक होटल में जो है उनकी आवाभगत की, करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। इन सारी चीज़ों को राजस्थान की जनता ने देखा है। इनके खुद के मंत्रियों ने, इनके खुद के विधायकों ने इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए हैं, और इतने संगीन आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने सिर तक मुंडवा लिए, वो धरने तक भी बैठ गए। और जिस तरीके से गहलोत साहब ने उनका संरक्षण किया, तो उससे लगता है कि ये पूरी सरकार आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी रही। जनता की ओर कोई ध्यान नहीं रहा, सिर्फ घोषणाएं। जहाँ तक चिकित्सा की बात करें, निःशुल्क चिकित्सा की बात करते हैं, तो निःशुल्क चिकित्सा को हम देखें तो धरातल पर हम देखते हैं, तो ये तो अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, बाय द वे आप मिले हो, ये प्राइवेट चिकित्सालय, यहाँ लोग खुद पैसा देकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि कोई सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर जाते हैं तो धक्का खाकर
या तो जांच के लिए या दवाइयों के लिए उनको वापस आकर कहीं ना कहीं प्राइवेट चिकित्सालयों में अपना उपचार कराना पड़ता है। पहले जनता क्लिनिक के लिए झूठ बोला और उसके उपरांत चिकित्साओं में हर चीज़ को फ्री करने के लिए कहा। जो प्रधानमंत्री जी की अच्छी खासी योजना चल रही थी उसको लेकर भी जनता को गुमराह किया, और जो उपयोग जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो लाभ जनता को नहीं मिल पाया। और इनकी जो चिकित्साएं की जितनी भी योजनाएं थी वो सारी की सारी की तरह फेल हुई। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ते को लेकर झूठ बोला। आज भी बहुत सारे बेरोजगार ऐसे हैं, उनके लिए अलग अलग बैरिकेड्स लगा दिए तो वो वहीं की वहीं रुक गए। तो जितने लोगों को इनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था युवाओं को, वो बेचारे घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्याएं हैं जो बीजेपी जो गिनवाती आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें, आपने कमियां और खामियां तो बहुत गिनवा दी है पिछले 5 साल की। लेकिन अगर हम बात करें ओम बिड़ला जी, जो पहले यहाँ से एमएलए रहे थे कोटा दक्षिण से, लेकिन सांसद के लिए उनको ये सीट है जो छोड़नी पड़ी। आप लगातार यहाँ पे जीत हासिल करते आए हैं, आप अपने कोटे में कितना विकास किया है आपने, बताइए जरा। देखिए, मैं यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात करूं तो हमने लगभग जैसी लोगों की डिमांड्स थी उनको लेकर हमने मेनली काम किया था। तो हमने उस समय लगभग लोगों की 500 करोड़ से भी अधिक तो सीसी रोड्स बनाई थी, जो मुख्य रूप से यातायात में आवागमन में लोगों का व्यवधान का कारण था। मोदी कॉलेज फ्लाईओवर, वो मोदी कॉलेज फ्लाईओवर हमने बनवाया। खूबसूरत दशहरा ग्राउंड जहाँ मेले में धूल उड़ा करती थी, उसको बहुत खूबसूरत आज दशहरा ग्राउंड हमने उसको निर्माण करवाया। 132 केवी जीएसएस, जो लोगों की आवश्यकता थी, थोड़ा सा भी लोड पड़ते ही बिजलियाँ चली जाती थी, घंटों तक बिजलियाँ नहीं आती थी, वो 132 केवी जीएसएस बनाया हमने। हमारी कोटा दक्षिण की विधानसभा में एक भी तरणताल नहीं था, हमने 2-2 तरणताल का निर्माण कराया। 4 बैडमिंटन हॉल बनाए हमने। एक एक पार्क को स्मार्ट पार्क बनाया। मेरी विधानसभा में 800 पार्क हैं, हमने एक एक पार्क को 800 पार्कों के अंदर हमने प्रयास किया कि चाहे वो नगर निगम में हो चाहे वो यूआईटी में हो उनको, क्योंकि हमें ऑक्सीजोन में जाने की आवश्यकता ना पड़े। हम जब घर से बाहर निकलें तो हमें एक ऑक्सीजोन वहाँ मिले, ऐसा प्रयास होना चाहिए था। क्योंकि हमें लूट नहीं मचानी थी, हमें लोगों की सेवा करनी थी। परंतु लगभग 5 गुना रेटों पर जो वर्तमान में काम हुए हैं, जिनको रिवर फ्रंट में आप जाके देख के आओगे तो जो पत्थर थे वो पत्थर आज आपको तीसरी बार वो पत्थर उखड़े हैं और लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। उसके बाद ये स्थिति है कि आज भी उस रिवर फ्रंट के पत्थर उखड़ रहे हैं और नए पत्थर फिर दोबारा लगेंगे। तो ये जनता का नुकसान, जनता के पैसों का दोहन, ये सीधे सीधे नज़र में आता है। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन का खेल है और पूरे मंत्री जी जो है पूरे राजस्थान के विधायकों को चुनाव लड़ाएंगे कांग्रेस। तो निश्चित रूप से इतना बड़े जो घोटाले हुए हैं, जहाँ कहीं आवश्यकता नहीं थी, बड़े चौराहे बना दिए गए थे। हम हमारे विकास की बात करें तो हमने जितने भी लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्य किया, उनके घर के सामने की सड़क को लेकर कार्य किया, उनके सामने के नाले को लेकर काम किया, उनके पार्कों को लेकर काम किया, उनमें जिम लगवाए, उनमें एक स्मार्ट पार्क देने का प्रयास किया, उनमें जो भी वृक्षारोपण कराया उस वृक्षारोपण का पूरा जब तक वो वृक्ष खड़ा नहीं हो गया उसकी ओर हमने ध्यान दिया। आज करोड़ों रुपए वृक्षारोपण में खराब कर दिए। इन 5 सालों में कहीं वृक्ष नजर नहीं आते। जी बिल्कुल संदीप जी, कोटा में है परिवर्तन यात्रा है जो निकली है, परिवर्तन संकल्प यात्रा बीजेपी की कोटा में पहुंची, आप खुद वहां पे मौजूद थे, असम से मुख्यमंत्री साहब भी आए। क्या लगता है इस बार परिवर्तन यात्रा में काफी भीड़ भी थी बीजेपी को लेकर के, क्या लगता है इस बार क्या माहौल लग रहा है? मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, आपने भी, मेरे को लगता है कि आपने अपने एग्जिट पोल बना लिए होंगे और लगभग सारे एग्जिट पोल 120 से 130 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बता रहे हैं। और खुद कांग्रेस वाले इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई तो हम एक ऑटो में या एक फॉर्च्यूनर में विधानसभा आया करेंगे। और उनके लोगों ने इस हार को स्वीकार कर लिया है। उनके लोग इस बात को मान चुके हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का, युवा बेरोजगारों के नाराज होने का और जितने भी हमारी सरकारी नौकरियों को लेकर पेपर लीक हुए, इन सबको लेकर
युवाओं में रोष है, किसानों में रोष है। महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार के मामले बढ़े हैं, महिला सुरक्षित है। मेरे कोटा शहर में मेरी विधानसभा में कम से कम महिलाओं के साथ 100 से भी अधिक चेन स्नैचिंग घटनाएं हुई हैं, परंतु पुलिस प्रशासन सोता रहा। उनमें से आज मैं समझता हूँ आधे लोग भी पकड़ में नहीं आ पाए। अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने गुंडों को बैठाकर मेजों पर चाय पिलाई। जहां आम जनता थी उसके लिए हमसे उन्होंने जो है स्वागत के कक्ष बना दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमसे कहा कि साहब अपने थानों में आप स्वागत कक्ष बनाओ। हमने उनके स्वागत कक्ष बना दिए। वहाँ स्वागत कक्ष में फरियादी नहीं, गुंडे बैठ के दारू पीते हैं। ये स्थितियां आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार की हैं। तो जी बिल्कुल, कोटा में 6 विधानसभा सीटें हैं संदीप जी, जिसमें से 3 में जो लगातार है बीजेपी जीतती आ रही है। तो इस बार क्या लगता है, मुकाबला क्योंकि कड़ा है या फिर टिकट समीकरण अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल तो यही कहता है कि 5 विधानसभा सीटों पर लगभग बीजेपी जीतने की हासिल कर सकती है। तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी तैयारियां कैसी हैं? जी, हमारा तो ये पूरी तरीके से गढ़ है। हम तो लोगों के सेवक हैं। हमारे ऊपर तो ये राजनीति के इन पूरे 30 वर्ष हो गए, जब 18 साल की उम्र में थे और तब से लेकर लगातार राजनीति में है। और कोई एक इतना सा भी कोई निशान नहीं लगा सकता, क्योंकि कभी हमने ठेकेदारियां नहीं की, कभी हमारे ऊपर कोई भी ऐसे मुकदमे दर्ज नहीं हुए जिसमें लड़ाई हो, झगड़ा हो। और जो सामने वाले प्रत्याशी हैं, कांग्रेस को का स्वभाव है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं या तो उनको टिकट देना या फिर उनके परिवार में से टिकट देना। और वर्तमान में भी जो प्रत्याशी आएंगे, मैं समझता हूँ या तो हिस्ट्री शीटर होंगे जिनके ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि वो ओपन ही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो 17 मुकदमे दर्ज हैं, एक और मुकदमा दर्ज हो गया तो हम डरते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के परिवारों में से उनकी पत्नियां चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे लोगों का आकलन जनता जनार्दन बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और जिस तरीके से तुष्टीकरणवाद इस पूरी सरकार में 5 साल तक चला है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत बड़ी जीत से मेरे को मेरी कोटा शहर के मेरे सम्मानीय लोग बाग मेरे को आशीर्वाद देंगे। उनका बहुत स्नेह है, बहुत आशीर्वाद है उनकी। हमेशा मेरे ऊपर जो है स्नेह की बरसात उन्होंने मेरे ऊपर की है। और मैं समझता हूँ कि जो इस बार की स्थिति होगी वो बहुत बड़ी जीत में तब्दील होगी। इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, चुनाव में अगर आप उतरेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम है जो बन चुका है राजस्थान में, इस बार आपके क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? देखिए, चुनावी मुद्दे को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ते। हम तो जनता की सेवा करते हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कांग्रेस ने उनको खुद ने दे ही रखे हैं। उन मुद्दों पर लोग खुद आकलन करते हैं, खुद विचार करते हैं। उसके बाद वो जो फाइनल एफआर उसमें लगाते हैं, तो वो चुनाव वाले दिन लगा के आते हैं, उसमें अपने मोहर लगा के आते हैं। तो निश्चित रूप से हम इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको पूर्व में बताया है वो लोगों को बता भी रहे हैं, लोग जानते भी हैं। इतना बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो लोगों के पास जाते हैं, राम राम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमको स्नेह करते हैं। और वो जानते हैं कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों, उनका सीधा सीधा लोगों से डायरेक्ट संपर्क, संवाद, उनकी हर प्रकार से सेवा करने का संकल्प होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद रहता है। बिल्कुल, राहुल गांधी आ रहे हैं राजस्थान में, पीएम मोदी जी भी आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो फिर राहुल गांधी जी आकर पिछली बार 1 से 10 तक गिनती गिनी थी, और इस बार हो सकता है कि 1 से 3 तक गिन जाए, 1, 2, 3। और किसानों के कर्जे माफ, 5 लाख सरकारी नौकरियां। हालात ये है कि राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, तो हालांकि अब तो कर भी सकते हैं, लेकिन पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत राजस्थान के अंदर है। सबसे ज़्यादा टैक्सेस राजस्थान के अंदर है। सबसे ज़्यादा बिजली की कीमत राजस्थान के अंदर है पूरे प्रदेश में। तो
इसको तो अब कम कर भी जाएंगे कहेंगे तो, लेकिन इन सारी चीज़ों पर क्या जवाब देंगे? ये जवाब तो देकर जाए कि 5 साल तक जो आपने जो जितने भी घोषणाएं वादे कर रहे हो 3 महीनों के अंदर ही क्यों कर रहे हो, और जो आपने पुराने वादे किए जो घोषणाएं की वो आज भी 5 साल में भी क्यों पूरी नहीं हुई, इस बात का जवाब देके जाए राजीव गांधी जी। मोदी तो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। मोदी तो लोग जानते हैं कि आज भारत का जो गौरव है, सम्मान है, देशवासियों का जो आज ओहदा बढ़ा है, किस तरीके से यूक्रेन के युद्ध में वहाँ से लोग भारत माता की जय करते हुए अन्य देश के लोग भी सुरक्षित अपने घरों पर पहुँच गए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे अन्य देश हो। और जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, जिस तरीके से हम सैन्य शक्ति में प्रबल हुए हैं, जो पाकिस्तान हमारे कभी भी आकर आंखें तरेर देता था और पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन जी और अन्य प्रधानमंत्री जी घुटने टेढ़ कर अमेरिका में बातें किया करते थे, आज उस पाकिस्तान तो क्या उसके काका जी चाइना की हिम्मत नहीं होती कि भारत के ऊपर थोड़ी तिरछी निगाह भी कर दे। भारत वो शक्ति बन गया है आज। G20 का मैं जब घोषणा हुई चंद्रयान के हिसाब से जो हम देखें तो इतनी बड़ी उपलब्धि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करी, कोरोना की 2 वैक्सीन हमने इजाद करी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से धर्म और संस्कृति को लेकर उन्होंने सारे धर्म संस्कृति को एक साथ जो है उनका सम्मान किया है, और जिस तरीके से हमारी जो सनातनी धर्म और संस्कृति है उसको लेकर उन्होंने आज अमरनाथ में लोग बाग जाते थे तो उनको गोली मारकर उनकी डेड बॉडीज नीचे आती थी, वो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। केदारनाथ में ऊपर लोग नहीं जा पाते थे। आज केदारनाथ अमरनाथ की यात्राएं कितनी सुगम और सरल हो गई। जो हमारी आराध्य देवों की भूमियाँ थी, चाहे वो उज्जैन हो चाहे वो काशी हो, तमाम जगह आज लगता है लोगों को जाकर विशाल कॉरिडोर बन रहे हैं। और जिस तरीके से कश्मीर में हम देखें तो कश्मीर में कोई जाने का दुस्साहस कोई साहस नहीं कर सकता था, आज मेरी विधानसभा से कई लोग जाकर मुझे फ़ोन करते हैं और मेरे पास फ़ोटो भेजते हैं, हजारों लोग के हम कश्मीर में, भाई साहब बड़ा आनंद आ रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक परिवर्तन इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो लोगों के ऐसे नेता बन गए जो इस सदी में पूरे विश्व में कोई नेता ना हो जो पूरे लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर जो नेता हो, वो नाम नरेंद्र मोदी का है। जी बिल्कुल संदीप जी, इस बार राजस्थान में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। इस बार कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आगे नहीं कर रही है बीजेपी, और जो सत्ता में है कांग्रेस पार्टी से भी यही कहना है कि हम तो खुद ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी में कौन होगा, लोकल लीडरशिप नहीं है, उनका ये कहना है। देखिए हमारे यहाँ उनकी तरह ना तो परिवारवाद है, ना हमारे यहाँ उनकी तरह मोनोपोली चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो कोर कमेटी है, एक शीर्षक नेतृत्व है, शीर्षक नेतृत्व तय करता है किस तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग बनती है, रणनीति बनती है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी तो हम सबके आदर्श हैं, पूरे देश के आदर्श हैं, और यदि वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर होगा, क्योंकि मोदी जी एक ऐसा नाम है जो सबको गौरवान्वित करने वाला है, सबको एक अलग एहसास देने वाला नाम है। हम कल्पना करते हैं तो मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के नाते ही नहीं, हम उनको विश्व के नेता के नाते देखते हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण से एमएलए संदीप शर्मा जी, और पूरे आत्मविश्वास के साथ और जनता के आशीर्वाद से इनका कहना है। और क्या कुछ इस बार विधानसभा चुनाव में परिणाम होगा, ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।